नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज सुबह फजर के कुछ देर के बाद अचानक खबरें आई कि ईरान की बहुत सी इंस्टॉलेशंस के ऊपर और बहुत ही खुफिया बहुत इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर इसराइल की जानिब से स्ट्राइक्स की गई हैं। और ये स्ट्राइक्स जो हैं इसके अंदर ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, ईरान के एयर चीफ, उनके IRGC का IRG जो है ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड, उसके सरबरा, इसके साथ साथ उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके दो इंतहाई अहम जो साइंसदान हैं उनके घरों के ऊपर हमला हुआ है। इसके अलावा उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ है, उनकी एयरफोर्स तबाह हो गई। और फिर जो एयरफोर्स थी जिसने एयरफोर्स के बहुत से अफराद जो थे, जो लीडर तो मर गए लेकिन बाकी लीडरशिप कन्वीन हुई एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पर उनको हमला किया गया और वो भी वहीं पर शहीद हो गए, कत्ल हो गए, जो भी आप इसको कहना चाहें अपनी अपनी मजहबी सोच के मुताबिक। साथ साथ ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात सामने आई जो कि मोसाद के जो इसराइली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला था इसके लिए कोई इसराइल से उड़कर नहीं आए थे ड्रोन्स, किसी ईरान के किसी जो कंट्री है उसकी नेबरिंग कंट्री उससे उड़कर नहीं आए थे, बल्कि तेहरान के करीब ही एक लॉन्च पैड था जिसके बारे में ईरानी हुकूमत को, ईरानी इंटेलिजेंस को नहीं पता था और वो इसराइली लॉन्च पैड था और उससे हमला किया गया। वहाँ से तेहरान के करीब से ड्रोन्स लॉन्च किए गए तेहरान के अंदर। तेहरान कहीं से इस तरह नहीं है जी कि उसके किसी नेबरिंग कंट्री से इस तरह से, ये बहुत खौफनाक किस्म की बात है। साथ साथ ये भी बात हकीकत है कि 1800 किलोमीटर तकरीबन बनता है जो इसराइली जहाज़ों को यहाँ पर आना पड़ता, वापस जाना पड़ता। ये जहाज़ जो हैं वो जॉर्डन के ऊपर से, इजिप्ट के ऊपर से या किसी भी मुल्क के ऊपर से उड़ कर आए हैं और इनको आने दिया गया है। ना सिर्फ ये आए हैं, इसमें F-16 भी शामिल थे, F-16 आई था, F-15 आई था, F-35 था, स्टेल्थ तैयारे थे और इनकी रिफ्यूलिंग भी हुई होगी यकीनन कहीं ना कहीं से। वो रिफ्यूलिंग जो है वो किसी न किसी, मोस्ट लाइकली जॉर्डन के अंदर हुई होगी। सैटेलाइट का ज़माना है तो इसके अंदर कोई हैरानकुन बात नहीं है। ईरान की जो पिछले 20 सालों में पॉलिसीज़ रही थी, 22 सालों में, ख़ास तौर पर इराक वॉर के बाद, वो बहुत ही उसके ख़ित्ते के जो दूसरे ममालिक थे जो ईरान के ट्रेडिशनली हरीफ रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ख़तरनाक, मतलब उनके दिमागों में उस ईरान की डोमिनेशन का एक ऐसा खौफ था कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो इसराइल को ईरान के मुकाबले में छोटा ख़तरा समझते थे, अमेरिका को ईरान के मुकाबले में छोटा ख़तरा समझते थे और वो कम्प्लीटली टाइटली एम्ब्रेस कर चुके थे ईरान के दोनों दुश्मनों को, कि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड दे चुके थे, अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। साथ साथ सऊदी अरेबिया के बिल्कुल दहाने पर यमन के अंदर हुसियों को ईरान की सपोर्ट हासिल थी, इराक के अंदर सपोर्ट हासिल थी और ये दोनों ममालिक जो हैं वो सऊदी अरेबिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मेड इट लिटरली इम्पॉसिबल फॉर सऊदी अरेबिया या कोई भी ऐसा अरब मुल्क जो कि ईरान से खौफ रखता हो, उससे डरता हो, तो वो थोड़ा सा मज़ीद डर जाएगा और वो मज़ीद अमेरिका के करीब हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा कि वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका गया हुआ है और उसको जो है वो ख़रीद लिया अमेरिका ने। अमेरिका को पाकिस्तान को अपनी साजिश में शामिल करने की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान ने क्या कर लेना था? पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई बहुत मिसाली ताल्लुकात तो नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इतने हैं कि ईरान पाकिस्तान से इतना ज़रूर डरता है कि ये मारेंगे तो फिर हमारे पास इनको मारने का, अगर हॉट वॉर होती है तो उसमें हम इनसे लड़ नहीं सकते। और पाकिस्तान ईरान से ये ज़रूर डरता है कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ कुछ करेंगे तो यहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है बहुत सारी ऐसी है, बहुत डिस्क्रिमिनेटेड लोग होते हैं और कुछ मजहबी तौर पर जज्बाती लोग होते हैं, उनको ईरान, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉरफेयर के मास्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की प्रॉक्सीज़ को यूज़ ना करें। तो पाकिस्तान जो है वो इट्स नॉर्मली वेरी केयरफुल विद ईरान। लेकिन इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत आउट क्लास ताल्लुकात तो नहीं है। पाकिस्तान ने स्टिल एब्सटेन किया ईरान के ऊपर जब IAEA की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है वो ईरान के नॉन प्रोलिफरेशन की जो इसकी ऑब्लिगेशंस है उसको मीट नहीं कर रहा है ईरान, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन कर दिया। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ तो वोट नहीं दिया, ईरान के उस रेजोल्यूशन के हक में वोट तो नहीं दिया। पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट नहीं दिया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दे देता तो भी पाकिस्तान की साइड हार जाती। अब पाकिस्तान ने एब्सटेन करके अपनी जान बचा ली, क्योंकि भाई अगर सबके सब भी वो लोग जिन्होंने ईरान के हक में वोट नहीं दिया और एब्सटेन कर लिया, वो सबके सब ईरान के हक में वोट दे भी देते तो भी 19-15 से हार जाते। तो इससे बेहतर ये था 19-14 से, तो बेहतर ये था कि भाई अब अपनी जान बचाएं। ये सब होते हुए अब आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, सिद्दीक जान जैसे, मरियम नवाज़ खान जैसे, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं वेग किस्म की बात नहीं करना चाहता कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, आप उनकी जाके ट्वीटें देख लें। मरियम नवाज़ खान ये कह रही है कि
अगर पाकिस्तान ने अपने आप को बेच नहीं दिया है अमेरिका को, तो फिर पाकिस्तान को स्टेटमेंट जारी हो, आधे पौने घंटे बाद स्टेटमेंट पाकिस्तान की जारी हो गया। मरीम नवाज खान से डर के नहीं हुई उन्होंने स्टेटमेंट, उसकी ट्वीट तो किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, मगर जो हमारा फॉरेन ऑफिस होगा वो ध्यान से आर्टिकुलेट करेगा ना, 2-4 मुल्कों से बात करेगा, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अपने ताल्लुकात को देखेगा ईरान के साथ, ईरान से पूछेगा भाई आपका क्या मूड है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो कि मेनली पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो तो फॉरेन ऑफिस देखता है, वो भी पाकिस्तान ईरान के लिए मजम्मत कर रहा है। लेकिन मजम्मत खत्म हो गई, अब क्या करें, अब क्या कौन कौन वापस आ गया उस हमले के बाद, मतलब बाकरी जिंदा हो गया। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम लिटरली वेरी एंग्री दैट व्हाट आफ्टर व्हाट हैपेंड टू ईरान। लेकिन पाकिस्तान पर इस बात का, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप पाकिस्तान की स्टेट को। और अब आपको नजर आ जाना चाहिए कि ईरान के साथ जिस तरह से इट्स लीडरशिप हैज बीन टेकन आउट, लिटरली इट्स गॉन, इट्स ऑब्लिटरेटेड, लिटरली जिसको जो इंडियन हिंदुत्ववादी संघियों का जो ड्रीम था, वेट ड्रीम था, ईरान के साथ इसराइल ने वो कर दिखाया है। जो वो कहते थे पाकिस्तान को ओब्लिटरेट कर देंगे, दे ओब्लिटरेटेड इरानियन लीडरशिप। ईरान एज इट वाज, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। इसकी मिलिट्री किसी काम की नहीं रही अब, इसकी आईआरजी किसी काम की नहीं रही अब, इसकी एयरफोर्स वैसे भी किसी काम की नहीं थी, इसका न्यूक्लियर जो सारा सिस्टम था वो सारा बर्बाद होकर रह गया, इसकी फैसिलिटीज। और नजर आ गया सबको कि कहां पर क्या चीज रखी हुई थी। ट्रंप ने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने इनको कहा था कि हमारे साथ ताल्लुकात अपने सेट कर लो, हमारे साथ डील कर लो, वरना वो होगा जो तुम सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा मैंने इन लोगों को ये बताया था कि हमारे पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सबसे बेहतर है, इसराइल को हमने दे रखी है और इसराइल को इस्तेमाल करनी आती है, हमने उनको सिखा रखी है। ये अल्फाज हैं ट्रंप के। और उसने कहा मैंने इनको कहा कि इसको खत्म कर दो, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था, इनके हार्ड लाइनर्स जो है वो बात नहीं सुन रहे थे। टुडे ऑल ऑफ दोज हार्ड लाइनर्स आर डेड, ये उसके अल्फाज हैं, आप उसकी ट्विटर पे जाकर देखें। और उसने अब दोबारा से उनको धमकी दी है कि अब कर लो, न्यूक्लियर डील साइन कर लो अमेरिका के साथ, वरना इससे भी ज्यादा ब्रूटल हालत करेंगे, तरीके से तुम्हें अटैक करेंगे। और संडे को उनके टॉक्स हैं, अभी तक ईरान मैंने नहीं देखा कम से कम, अगर उन्होंने पुल आउट किया तो। सो दिस इज द सिचुएशन दैट ईरान इज डीलिंग विद। एंड आप उस मौके पर पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के अवाम के सामने एक विलन बनाकर पेश करके, कांट यू सी कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हें सोमालिया नजर नहीं आ रहा, सूडान नजर नहीं आ रहा, शाम नजर नहीं आ रहा, फलस्तीन नजर नहीं आ रहा, आज ईरान नजर नहीं आ रहा, इराक नजर नहीं आ रहा। ये सब कुछ देखने के बाद यू स्टिल बिलीव कि तुम्हें पाकिस्तान की स्टेट से कोई अपने किसी लीडर की ख्वाहिश में, या अपनी, मैं तो यह भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, मैं इनकी बारे में मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि ये इमरान खान के कोई सगे हैं, ये सिर्फ अपने व्यूज के सगे हैं। इस मकसद की खातिर कि एंगेजमेंट मिल जाए, व्यूज मिल जाए, ये झूठी है। इसने मेरी आंखों के सामने, हमने अपनी आंखों से देखा, इसने वीलॉग किया जिसके अंदर इसने ये कहा कि मैंने लाशें देखी हैं और मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और वो मैं जारी करूंगी 26 नवंबर की। आज तक एक वीडियो नहीं आई कोई इसके सामने से। ये इतने मक्कार लोग हैं और यहां पर बैठकर फिर ये कहानियां सुनाते हैं लोगों को कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अमेरिका के हाथों बिक गई है। क्या करें, टक्कर मार दें जाके किसी के सर में, मरना है ईरान की तरह। डू यू वॉन्ट अस टू बी ह्यूमिलिएटेड बिफोर द वर्ल्ड? मेरी समझ से बाहर है कि ये किस नशे में है और कौन सा नशा है जो आज तक इनको बाहर नहीं आने दे रहा किसी तरह, वो अपने व्यूज के। ऐसा कोई नशा है यार पैसों का? खुदा का वास्ता, ये हाथ जुड़े हुए हैं। इफ यू वांट पाकिस्तान टू टर्न इनटू एन ईरान, और ये बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं मैं। हमारे एक पूरा बॉर्डर है जो रेड क्लिफ लाइन है विद इंडिया। पाकिस्तान का हमेशा से एक हॉट बॉर्डर रहा है विद अफगानिस्तान। ईरान के अंदर ना, ज़ियाउल हक ने एक जमाने में कहा था कि जब वो ईरान के अफगानिस्तान की हुकूमत ने 1979 में रशियंस को अंदर बुला लिया था, रशियन आर्मी को अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो उस वक्त ज़ियाउल हक के बारे में एट्रीब्यूट किया जाता है कि उसने ये कहा कि जेंटलमैन, द रेड बियर इज ऑफिशियली एट आवर डोर स्टेप। इसराइल आज हमारे डोर स्टेप पर इट्स नॉकिंग। खामेनेई को गोली मार दे, उसके अपने करीब तरीन जो अफराद हैं वो मोसाद के एजेंट निकले हैं। उन्होंने एक काउंसिल बनाई, एक इदारा बनाया जो कि अपने इदारों से मोसाद के एजेंट्स को वीड आउट करने के लिए उसका काम था। उसके जो सरबरा बनाया वो खुद मोसाद का एजेंट निकला। डू यू वॉन्ट दिस कंट्री टू बिकम अनदर ईरान और सीरिया और लेबनान? तो कोई होश के नाखून लें, ये हमारे दरवाजे पर बैठे में अब घुसाएंगे।
और ये ड्रामेबाजी बंद करें कि उसकी वजह से आप, क्योंकि वो जेल में बैठा हुआ है तो उसको बाहर निकाल दें। तुम्हारा फिर यही हाल होगा, क्योंकि तुम्हें व्यूज के नशे चस्के लग गए हैं। ये जो लत है ना, इतनी गंदी लत है ये, खुदा की कसम हीरोइन के नशे से ज्यादा खौफनाक लत है ये। फिलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।